हेलो फ्रेंड्स, कल आपको पहला और दूसरा चैप्टर जो सिंबल्स और कन्वेंशन थे वो बताए गए। आज मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 जो था, चैप्टर 1 एंड 2 जो था, ये सिंबल्स एंड कन्वेंशन थे। सिंबल एंड कन्वेंशन थे, ठीक। जो चैप्टर 3 होगा आपका, वो होगा, सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। बिल्डिंग ड्राइंग, सब्जेक्ट का नाम बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग हमारे सब्जेक्ट का नाम। अब देखिए, हमारा जो चैप्टर 3 है वो है नींव। चैप्टर जो 3 है वो है नींव, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन, ठीक। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि नींव होती क्या है, ठीक। नींव होती क्या है और नींव पे कौन कौन से भार पड़ते हैं, नींव कितने प्रकार की होती है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। कौन कौन सा आपके चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नींव आपको पढ़ना है, वो कौन सा आपके सिलेबस में है, ये आपको जानना है इस चैप्टर में। तो हमारा जो चैप्टर है वो है नींव। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि नींव क्या होती है, ठीक। मान लीजिए हमारा ये अर्थ का सिंबल के साथ ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ लाइन हो जाएगा, जिसको हम एक चीज के साथ डिनोट करते हैं। यहां पे लिखते हैं G, यहां लिखते हैं L, जिसको हम लिखते हैं G और L के साथ, इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए, GL का मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं भूमि तल, ठीक। ये हमारा ग्राउंड लेवल या भूमितल कहलाता है, ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड लेवल। अब देखिए, इस ग्राउंड लेवल के नीचे जो संरचना हम बनाते हैं, इस ग्राउंड लेवल के नीचे जो संरचना हम बनाते हैं, ये संरचना हमारी फाउंडेशन कहलाती है, ठीक। ग्राउंड लाइन के नीचे जो संरचना हम बनाते हैं और जो ऊपर बने हुए, भूमि के ऊपर बने हुए अधरचना कहते हैं इसको, ठीक। जो बिल्डिंग के ऊपर जो पोर्शन बनता है वो होता है अधरचना कहते हैं। तो जो अधिरचना का भार वहन करता है वो हमारा नींव कहलाता है। अब देखिए, नींव बनाते हुए आप सबों ने देखा होगा कि कैसे हम अपने घरों में नींव बनाते हैं। बस हमको ये अभी तक नहीं पता था कि किस जगह कैसी नींव का निर्माण किया जाना चाहिए। हम अपने घरों में नॉर्मली, हमारे घर नॉर्मल एरिया में जब होते हैं, जो मतलब फ्लडेड एरिया नहीं होते हैं, ठीक, तो ऐसे क्षेत्र में जब हमारा घर बनता है तो हम वहां पे जो नींव यूज करते हैं वो कौन सी होती है,
और जब हमारा फ्लडेड एरिया, मतलब जहां पे बाढ़ वाला क्षेत्र हो या दलदली इलाका हो या मार्शी एरिया हो या फिर वहां पे काली कपासी मृदा हो, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, काली कपासी मृदा मतलब काली मिट्टी जहां पे होती है, वहां पे कौन सा नींव यूज करते हैं। ये दोनों चीजें डिसाइड होती हैं हमारे उस लोकल एरिया के भूमि की संरचना पे, कि मतलब वहां का एरिया कैसा है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारी दो तरीके का जो नींव होता है, वो दोनों तरीके का नींव कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो नींव हमारा होता है, जो नींव होता है, ये होता है हमारा दो प्रकार का। दो प्रकार की नींव होती है, ठीक। इन दो प्रकार में पहला हमारा होता है उथली नींव। पहला होता है उथली नींव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शैलो फाउंडेशन, ठीक। दूसरी हमारी होती है गहरी नींव। इसको हम कहते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक। पहला हमारा उथली नींव, दूसरा हो गया गहरी नींव। अब देखिए कैसे हम पहचान करेंगे कि नींव हमारी उथली है कि नींव हमारी। पहला जो हमारा होगा वो होगा कि जब हमारे नींव का जो, ये दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड इधर आता, इधर बताते, जब हमारे नींव की जो चौड़ाई है, ठीक, वो नींव की गहराई के इक्वल हो या बड़ी हो, तो हमारी जो नींव होगी वो क्या हो जाएगी, उथली नींव हो जाएगी। बी क्या है अभी नीचे बताते हैं। और गहरी नींव में क्या होगा, जो हमारी बीम का नींव का जो डेप्थ है, जो नींव का डेप्थ है वो जब बड़ा होगा बीम के चौड़ाई से, तो हमारा गहरी नींव हो जाएगी। अब देखिए बी क्या है, वेयर, जो आप लोग नोटेशन लिखते हैं, वेयर बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक। बी हमारा ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन और डी हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये हमारा दो प्रकार का नींव हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं अब आगे चलता हूं। तो अब हम देखिए, सबसे पहले नींव बनाने की प्रक्रिया सीखने से पहले हमको एक चीज जानना होगा कि बीम पे कितने प्रकार के लोड लगते हैं, ठीक। बीम पे कितने प्रकार के लोड लगते हैं वो हमको इस पे आपको बताया जाता है। तो नींव पर लगने वाले भार,
नींव पर पड़ने वाले भार। नॉर्मली हमारे किसी स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनवाते हैं, जैसे 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, मैक्सिमम 4 स्टोरी, नॉर्मली हमारे मकान इन्हीं दोनों में बन जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में, ये रेयर केस में आता है। ठीक, 4 स्टोरी मकान रहने वाला ये बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा। नॉर्मली ये मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पे ये मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये भी नहीं मिलेगा। 1 स्टोरी मतलब केवल ग्राउंड फ्लोर के साथ, दैट्स इट, ये मिलता है हमें। अब देखिए, जब हम केवल इन्हीं तीनों में खेलते हैं, मतलब जब इन्हीं तीनों में बनाते हैं 1, 2 और 3, जब 1, 2 और 3 की बात करते हैं, जब 3 तक आते हैं, 1 to 3 तक जाएंगे, मतलब 3 मंजिले मकान तक के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 प्रकार का हमारा लोड लगता है, जो हमको कहलाता है, पहला कहते हैं चल भार। पहला हमारा हो गया चल भार, दूसरा हो गया, जब पहला चल हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, अचल भार। चल भार और अचल भार क्या है, देखिए, चल भार हमारा कहलाता है लाइव लोड, अचल भार क्या है, डेड लोड। अब देखिए, हमारा सिंपल सा एक फंडा है, अभी तक हम क्या था, हमारा सिंपल सा एक फंडा है। अगर हम इन दोनों को मिटा दें, ये दोनों आपके लिए मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि नए हैं, ये और ये 2 चीजें आपके लिए क्या है, पुरानी है। लाइव मतलब जिंदा, यही कहते हैं आप, ठीक, ऑब्वियस सी बात है। डेड मीन्स मृत, ऑब्वियस। लेकिन यहां पे कुछ केसेस में ये डेड लोड मृत तो होगा, लेकिन कुछ केसेस में लाइव जिंदा नहीं होगा, और वो केसेस क्या हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लाइव लोड की। जिसको हम कहेंगे चल भार। क्या, चल भार, चल भाग नहीं है ये, ठीक, ये चल भार। अब देखिए, लाइव लोड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं। एग्जाम्पल में आएगा, पहले मैं इसका आपको डिफिनीशन बता देता हूं कि चल भार किसी भी बिल्डिंग या भवन कह लीजिए, आवासीय भवन हो, चाहे व्यावसायिक भवन हो, चाहे सार्वजनिक भवन हो, तो चल भार किसी भी भवन पर लगने वाला वह लोड होता है जो अपना स्थान परिवर्तन कर सके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके या ले जाया जा सके। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ले जाया जा सके। इस बात पे ध्यान देने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमारे क्या आएंगे, मेज,
कुर्सी, कंप्यूटर सिस्टम, और सारी वो चीजें जो एक जगह से, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। ठीक, वो सारी चीजें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके वो लाइव लोड के अंतर्गत आएंगी जब वो भार बनेंगी। अब देखिए लाइव लोड और डेड लोड का मतलब क्या है। जैसे कि हम, ये एक बिल्डिंग है, हम इसके सेकंड फ्लोर पे मान लीजिए खड़े हैं। ठीक, हम इसके सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो हम अभी इस पोजीशन में यहां खड़े हैं, तो हम अपने वेट के अकॉर्डिंग, जो हमारा वेट होगा, जो भी हमारा वेट होगा, मान लीजिए हमारा वेट x, हम अपने वेट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर स्थान पे एक लोड आरोपित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट टाइम में हम यहां खड़े हैं, तो हमारा जो लोड होगा x वो कहां जाएगा, वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये लगेगा। सेम यही चीज जैसे अभी मेरा इस रूम में कई मेज लगे हुए हैं, कई पार्टीशन वॉल है, जो पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल क्या होती है, वो वॉल होती है जो किसी स्ट्रक्चर को या किसी रूम में क्या है कि नॉर्मली पार्टीशन करने के लिए आए। ठीक, तो क्या होगा, वो हमारा वॉल पार्टीशन वॉल कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमारा जो वॉल है ये क्या होगा, ये अचल भार में आएगा। ठीक है, तो पार्टीशन वॉल हमारी क्या होती है, पार्टीशन वॉल वो वॉल होती है कि जो मान लीजिए हमारा ये रूम है, ये आपको आगे बताया जाएगा कि क्या इसमें, जब मैं आपको भवन प्लान पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको एग्जैक्टली डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पार्टीशन वॉल बनती है, कैसे मेन वॉल बनती है। फिलहाल तो अभी आप ये इतना जानिए। जैसे मान लीजिए नॉर्मली आपके कॉलेज में या आप किसी दफ्तर में भी देखे होंगे कि मान लीजिए ये हमारा रूम है जिसकी साइज यहां से लेके यहां तक मान लीजिए 50 फीट है। ठीक, 50 फीट हमारा इसका चौड़ाई है और 40 फीट इसका हमारा मान लीजिए लंबाई है। ठीक, तो इस रूम को मान लीजिए हमको 20 इंटू 25 में बाइफरकेट करना है, मतलब 20 इंटू 25 का हमको 2 रूम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हम नहीं करेंगे कि इसमें, अब मान लीजिए ये परमानेंट नहीं है, ये बाइफरकेशन जो है वो परमानेंट नहीं कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये टेम्परोरी होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसमें बाइफरकेशन करेंगे ऐसे कहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। देखिए ये हमारा 40 है, तो इसका आधा 20 यहां कहीं आ जाएगा। ये हमारा, सॉरी यहां, ये हमारा 50 है, इसका आधा यहां कहीं आ जाएगा। तो कैसे जाएगा बाइफरकेशन, उसका बाइफरकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे होगा बाइफरकेशन, क्यों नहीं होगा, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, सॉरी इसको 20 गुणे 50 कर दीजिए, क्योंकि एक ही दिशा में इसको हम कट कर सकते हैं।
ठीक। तो ये बाइफर्केशन जो होगा ये हमारा वॉल क्या हो जाएगा, पार्टीशन वॉल कहलाएगी। इसको हम किस चीज से बनाते हैं, ये जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आएगा आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसी सेमेस्टर में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार की दीवारें होती हैं, दीवारों का पड़ने वाला भार क्या होता है, और दीवारों को बनाया कैसे जाता है, मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं। तो मैं ये दूसरे टॉपिक में चला जा रहा हूं। अभी मैं आपको फिलहाल जो बताना है वो ये डेड लोड में बता रहा था मैं आपको कि पार्टीशन वॉल जो होती है वो डेड लोड में आती है। तो अब आपको सॉरी लाइव लोड में, तो लाइव लोड हमारा कंफर्म हो गया। दूसरा आ गया डेड लोड। डेड लोड हमारा वो लोड होता है जो नॉर्मली तौर पे एक ही जगह पे हमेशा खड़ा रहता है। ठीक, जैसे जो हमारी दीवारें होंगी वो इन द केस कभी कभी तोड़ दिया जाता है, जब टूटेगा तब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब वो रहेगा जहां पे जिस जगह पे बनाया गया है वो उसी जगह पे हमेशा रहेगा। तो ये हमारा डेड लोड में आएगा। जैसे दीवार, ये दीवार कौन सी, मुख्य दीवार, जिसको हम ईंट से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया बीम। बीम को कहते हैं धरन। फिर हमारा कॉलम, स्तंभ हो गया, या कोई ऐसी हैवी मशीन। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। हैवी मशीन्स का मतलब वो मशीनें जो एक बार इंस्टॉल हो जाएं तो फिर उनको एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ले जाना नॉर्मली बहुत कठिन हो। ठीक है, मतलब जनरल तौर पे वो एक जगह जहां फिक्स हो जाए वो वहीं रहे, तो वो हमारा कहलाता है, कंस्ट्रक्शन में भी वो आ जाता है हमारा हैवी मशीन जो होगी वो लाइव लोड की जगह पे डेड लोड में आ जाएगी। हाँ, अगर उसमें नीचे कुछ ऐसा इंस्टॉल किया गया हो या नीचे कुछ ऐसा व्यवस्था उसमें बनाया गया हो जिससे हम उसको नॉर्मली एक नॉर्मल सा लोड लगा के उसको हम पुश करके ले जा सकें, अगर धक्का देके, तो वो हमारा लाइव लोड में आ जाएगा। ठीक, ये हमारे दो वो भार हैं जो नॉर्मल किसी भी स्ट्रक्चर पे लगते हैं। अब बात करते हैं उन लोड्स की जो जब स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 4 मंजिला, 5 मंजिला मकान, 6 मंजिला, अब फिर मल्टी स्टोरी। ठीक है, तो जब ऐसे जाता है तब हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारा मान लीजिए क्या हो जाएगा, नींव, सपोज दैट नींव है, जीएल हो गया। अब देखिए ये हमारा जी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा। जब देखिए अब ये हमारा हो गया नॉर्मल रेंज हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसको जब हम बनाएंगे तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक लोड जो कहीं यहां से आके इस पे लगेगा, न केवल इस पे लगेगा बल्कि इसको अच्छा खासा अफेक्ट भी करेगा। ये क्या है, ये है विंड।
मतलब वायु, मतलब वायु का भार। वायु का भार क्या करता है कि जब किसी हैवी स्ट्रक्चर पे, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। स्ट्रक्चर उसका कुछ ऐसे करके है, ऊपर करके ऐसे समथिंग इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इस टाइप का। तो ये जो पोर्शन है इस पे विंड लोड काफी हैवी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। इसमें क्या होता है कि जब विंड इधर से थ्रस्ट मारती है, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी भी दिशा से, जब विंड का थ्रस्ट लगता है तो अगर इधर से लगेगा तो बिल्डिंग इधर की तरफ कोलैप्स होगी, मतलब बेंड करेगी। इधर से लगेगा तो बिल्डिंग इधर की तरफ कोलैप्स करेगी। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर हम विंड लोड का कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। अब समस्या क्या आता है इसमें, विंड लोड अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो बिल्डिंग हमारा टूट जाएगा। अब हमको क्या करना है, विंड लोड कैलकुलेट करना है। ये तो हमारे हो गए तीन प्रमुख भार, तीन प्रमुख भार जो हमारे बिल्डिंग पे लगते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नींव के प्रकार, कि नींव के हमारे प्रकार क्या क्या हैं। ये हमारा, अब हम टॉपिक में एंट्री करेंगे अपने। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बना के दिखाता हूं, जो हम आपको थोड़ा सा आराम रहेगा याद करने में और थोड़ा सा हमारे लिए आरामदायक रहेगा। तो मैं आपको अगर ऐसे बना के दिखाऊं तो देखिए, पहला हमारा हो गया उथली नींव। नींव हमारा दो हिस्सों में बाइफरकेट, पहला उथली, दूसरा गहरी, ठीक। नींव हमारा कितने, दो हिस्सों में बाइफरकेट हो गया। पहला उथली नींव जिसको हम सैलो फाउंडेशन कहेंगे, दूसरा गहरी नींव जिसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे। अब उथली नींव हमारी अगले पार्ट में डिवाइड, जिसको हम कहेंगे खसकेदार खसकेदार नींव, ठीक। ये हमारा खसकेदार नींव, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। खसकेदार नींव को कहते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। उसके बाद हमारा आता है ग्रिलेज नींव। ग्रिलेज नींव, या इसको हिंदी, ये हमारा यही इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी का एक और वर्ड है जिसको कहते हैं जालदार। इसका इंग्लिश होता है वही सेम, ग्रिलेज। ग्रिलेज फाउंडेशन इसका इंग्लिश हो जाता है। फिर हमारा आता है तीसरा राफ्ट नींव।
राफ्ट नींव को कहते हैं इंग्लिश में RAFT, राफ्ट फाउंडेशन। फिर हमारा आता है जो मेन होता है पैड़ीदार नींव। इसको कहते हैं स्टेप्ड फुटिंग। इसको कहते हैं स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन। और एक हमारा लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है उल्टी डाट उल्टी डाट नींव। इसको कहते हैं इन्वर्टेड आर्च। ये हमारा इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। अब देखिए गहरी नींव हम बताएं, गहरी नींव के बारे में अगर बाइफरकेट किया जाए इसको, गहरी नींव ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला पाइल फाउंडेशन, दूसरा होता है कूप नींव जिसको कहते हैं वेल फाउंडेशन, तीसरा होता है कैसन नींव। कैसन नींव हमारा कैसन फाउंडेशन ये हमारे बाइफरकेशन हो गई। इसको आप चाहें तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा बाइफरकेशन है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम, सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है? जो नॉर्मल हमारे घरों में बनता है। मैं आपको सब बता देता हूं कि स्प्रेड फुटिंग में कि कौन सा किस लिए यूज किया जाता है। ठीक, सबसे पहले खसकेदार नींव। खसकेदार नींव में क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार बनता है, जो नॉर्मल हमारे घरों में बनाया जाता है। इसमें एक एक खसके पे ऑफसेट पड़ा होता है जो कुछ 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर ये ऐसे डिफाइन होता है कि इतना हमारा ये बन रहा है। ग्रिलेज फाउंडेशन वो फाउंडेशन होता है जो थोड़े से मार्शियल एरिया में बनाया जाता है। मार्शियल एरिया इन द सेंस जहां पे थोड़ा सा पानी लगा हो या थोड़ा सा वहां पे दलदली एरिया हो, तो वहां क्या कहता है। देखिए खसकेदार नींव जो होती है इसमें क्या होता है कि एक एक ऑफसेट हमारा आगे बढ़ता रहता है, यही हमारा खसकेदार होती है। अब देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन दलदली एरिया के लिए, जहां जैसे दलदली एरिया हो या जहां मृदा की धारण क्षमता कम हो। धारण क्षमता मतलब बियरिंग कैपेसिटी। अब बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखिए ये एक सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। बियरिंग कैपेसिटी मैं आपको नॉर्मल ऐसे हवा में थोड़ा सा बता दूं ताकि आप जानते रहें। मतलब कि मृदा की पकड़ने की क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर हम उसमें कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि सॉइल जो मृदा मतलब मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो। समझ रहे हैं? भुरभुरी मतलब क्या है कि मान लीजिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बगल से स्लाइड कर जाए,
तो वो कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए मृदा की। तो इसके लिए जहाँ ऐसे जगह जहाँ पे ये कम होती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिलिश फाउंडेशन बनाएंगे। फिर राफ्ट फाउंडेशन, सेम जहाँ पे भी मृदा की धारण क्षमता कम हो और मार्शियल एरिया हो या दलदली क्षेत्र हो या पानी लगा हो वहाँ पे, तो इन दोनों में से कॉमन है, ये दोनों यूज कर सकते हैं। पैड़ीदार नींव ये आपको मिलेगा जब हमारा स्ट्रक्चर पहाड़ों पे बनाना होगा, तब हम जो नींव बनाते हैं वो नींव हमारी पैड़ीदार नींव होती है। ये ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर चलता जाता है। ये फाउंडेशन हमारा पैड़ीदार स्ट्रक्चर कहलाता है, मतलब पैड़ीदार नींव कहलाती है। फिर हम आते हैं उल्टी डाट नींव पे। इसमें कुछ होता खास नहीं है, इसमें इन्वर्टेड आर्च लगते हैं, इन्वर्टेड आर्च रहते हैं। ये फाउंडेशन फिर नीचे, ये तो हमारा आर्च हो गया। जब इन्वर्टेड आर्च का मतलब नीचे की तरफ आर्च रहता है। फाउंडेशन का जो रुख होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो ये हमारा इन्वर्टेड आर्च हो गया। तो ये हम फाउंडेशन जो कहते हैं इसको कहते हैं इन्वर्टेड आर्च। अब चलते हैं उधर पाइल। पाइल क्या होता है, इसमें नॉर्मली जमीन को खोद के उसके अंदर स्टील की पाइल डाली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर संरचना बनाई जाती है। कूप नींव, इसमें इसको वेल की तरह बनाया, मतलब कुएं की तरह बनाया जाता है, एज नेम इसका है। तो कुएं की तरह संरचना बनाई जाती है, उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं। कैसन नींव, ये इस समय ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसमें खुदाई करके अंदर की तरफ पाइप, इसमें खूब अंदर गहराई तक इसमें पाइप डाल दिया जाता है। तो ये हमारा कैसन नींव हो जाता है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप फुटिंग फाउंडेशन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। सॉरी, स्टेप नहीं, स्प्रेड फुटिंग। देखिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, इसकी गहराई तय करने के लिए, ठीक है, इसकी गहराई तय करने के लिए हमको एक मेथड पढ़ना होगा जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तगुर विधि। इंग्लिश में इसको कहा जाता है थंब रूल। ठीक, थंब रूल है ये। इसका जो नियम होता है वो क्या होता है कि इस विधि में जो एक मंजिला मकान होता है उसमें जो भवन की ऊंचाई होती है, मतलब
एक मंजिला मकान में नींव की गहराई जो होती है वो होती है 750 mm से 1000 mm तक। ठीक, सात सौ 750 mm से 1000 mm तक जो नींव की गहराई होती है वो होती है एक मंजिला मकान के लिए। दो मंजिला मकान के लिए ये 1000 mm से 1300 mm तक ये गहराई होती है। ठीक, ये तो हो गया मेन गहराई का मुद्दा। गहराई इसके बीच में ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज जो हैं उनके बारे में देखिए, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, ये फाउंडेशन है, तो ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा या ग्राउंड लेवल होगा। इसके ऊपर फिर वॉल बनी होगी, ये हमारा W कहलाएगा, वॉल का थिकनेस। तो कह रहा है ये थंब रूल कि जो हमारा फाउंडेशन का जो ब्लॉक बनेगा लास्ट में, ये इस वॉल का मतलब ये जो ब्लॉक होगा इसका जो थिकनेस होगा T जो होगा वो W के बराबर होगा। मतलब कि अगर ये वॉल 20 सेंटीमीटर की होगी तो ये हमारा ब्लॉक की मोटाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहां लिख दूं कि जो नींव का कंक्रीट ब्लॉक होगा उसकी मोटाई संरचना के दीवार के मोटाई के बराबर होगा। जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होगा, अब देखिए याद आएगा आपको ये कंक्रीट का सिंबल, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होगा इसकी मोटाई दीवार के मोटाई के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई होगी, जो कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई होगी
वो दीवार की चौड़ाई के 3 गुना होगी। मतलब कि जो हमारा वॉल होगा जो वॉल होगा W, ये तो W बराबर T हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3W हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ हमारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा थंब रूल कहता है। ठीक, तो ये हम आज आपको थंब रूल बता दिए। अब इसके बाद कल हम आपको बताएंगे कि कैसे हम दीवार बनाते हैं। और थंब रूल का जो तीसरा और आखिरी पॉइंट थंब रूल का, कि जो प्लिंथ लेवल बनाया जाता है, प्लिंथ लेवल वो 300 mm से 450 mm तक बनाया जाता है। अब ये प्लिंथ क्या होता है वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपको जो भी अगर समस्या आती है इसमें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम या कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाना है, कैसे उसकी संरचना करनी है। थैंक यू। होगा।